नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे CRPF ASI स्टेनो एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 27 मार्च 2023 को CRPF ASI स्टेनो के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के मुझे क्वेश्चंस मिले हैं दोस्तों। थर्ड शिफ्ट के अभी भी क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो एक बार कमेंट करके आप लोग कंफर्म ज़रूर करिएगा कि थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था या फिर नहीं था। यदि थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम जिनका भी था वह एक बार क्वेश्चंस जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी क्वेश्चंस आप हमें बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसमें जो कि मैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस मुझे लेट से मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अब बात करते हैं उन बच्चों का जो कमेंट कर कर के बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चंस नहीं आया था, सर इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आया था। बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों हेटर फैलाते हैं, और इसमें से मैक्सिमम लोग वहीं करते हैं कमेंट जो एग्ज़ाम नहीं दिए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानबूझ के हेटिंग फैलाते हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं आया। भाई देखिए, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, आप लोग को लगता होगा कि RK सर को जो कि इस वीडियो को अपलोड करके बहुत ढेर सारा पैसा मिल जाता है, तो भाई कसम से बता रहे हैं कि आज तक 1 रुपया भी मुझे यूट्यूब से नहीं मिला है। बस मैं अपनी तैयारी करता हूँ, साथ में सोचता हूँ कि आप लोगों की भी तैयारी हो जाए, उसके लिए करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ भाई जो भी हेट फैला रहे हैं ना वो प्लीज़ बंद कर दें। ठीक है, बाकी दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम भी दिया है और लगता है आपको कि ये क्वेश्चंस नहीं आया है, तो भाई एक बार कमेंट करके व्हाट्सएप करके आपको क्वेश्चंस जब याद है, आपको लगता है कि ये नहीं है, तो ओरिजिनल क्वेश्चंस क्यों नहीं बताते हो। अगर दोस्तों आप लोग ऐसे ही करोगे तो फिर मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग जहाँ से मर्जी वहाँ से क्वेश्चंस ले सकते हैं। यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारे लोगों मतलब चैनल बना रखे हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे भी देते हैं, बहुत सारे लोग फेक भी आपको बताते रहते हैं। तो भाई जिसका भी चैनल आपको अच्छा लगता है उसी का देखिए, आप मत देखिए। हम आप कह देंगे तो हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करो, ऊपर से आप कमेंट करके बार बार बोलेंगे कि ये क्वेश्चंस नहीं आया था, वो क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि नहीं आया, मैक्सिमम लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं, उसमें से मैं ये मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कई बच्चों से क्रॉस करके ही क्वेश्चंस बताऊं। लेकिन दोस्तों आज मुझे मैक्सिमम बच्चों को मैंने कॉल किया, कम से कम 8-10 बच्चों को, किसी को भी क्वेश्चंस याद नहीं थे। जो 2-3 बच्चों को क्वेश्चंस याद थे, किसी को एक याद था क्वेश्चन, तो किसी को दो, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस बता नहीं पाया। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो भाई लोग एक बार कमेंट करके क्वेश्चंस क्यों नहीं बताते हैं। आप ओरिजिनल क्वेश्चंस देंगे तो फिर हम क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, बताइए, जो क्वेश्चंस हमको मिलता है, अब मैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली जाके बैठा तो नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट आपको क्वेश्चंस बता दूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आते हैं दोस्तों, लैंग्वेज अलग हो जाती है लेकिन उसका आंसर वही होता है, तब भी लोगों को लगता है कि नहीं ये क्वेश्चंस तो नहीं आया था। भाई लैंग्वेज में चेंजिंग हो सकती है भाई। ठीक है, बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, बाकी जो लेट से क्वेश्चंस आए हैं मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, इनको भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, कमेंट करके बोल सकते हैं कि नहीं आया है या फिर आया है, क्योंकि आप लोगों का काम है बोलना। ठीक है, तो आप बोल भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन आया था कि लोक जो कि किस लोक नृत्य में महिलाएं गोल घेरे में नृत्य करती हैं। तो दोस्तों डिचकी नृत्य यह एक जो कि नृत्य विवाह के अवसर पर भील महिला व पुरुष दोनों द्वारा गोल वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। बाहर के घेरे में पुरुष व अंदर के घेरे में महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, तो अगर ढिचकी नृत्य अगर आपके ऑप्शंस में रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों घूमर में भी जो कि महिलाएं गोलाकार आकृति बना के नृत्य करती हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि घूमर ऑप्शंस में ही नहीं था। ठीक है, मुझे बच्चे ने बोला भी कि ऑप्शंस में नहीं था, तो मैंने काफ़ी खोजने के बाद मुझे ये नृत्य मिला है। अगर ये ऑप्शंस में था तो एक बार कमेंट करके आप लोग कंफर्म कीजिएगा।
सत्रिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अब दोस्तों देखिए, ये सत्रिया लोक नृत्य असम का है, लेकिन जिस बच्चे ने ये मुझे क्वेश्चंस बताया वो बोल रहा है कि ऑप्शंस में असम था ही नहीं। अब बताइए मैं उसको कैसे समझाऊं, आप ही कंफर्म कीजिए। जबकि एक बच्चे ने सेम यही क्वेश्चंस बताया कि सर सत्रिया नृत्य पूछा था, मैंने ऑप्शंस जो कि असम लगाया है। तो अब बताइए कि दो बच्चे हैं, दोनों, एक बच्चा कह रहा है कि ऑप्शंस नहीं था असम, एक बच्चा बोल रहा है कि मैंने असम को लगाया है। तो मैं किसकी बात मानूं बताइए? अगर जिन्होंने भी असम लगाया होगा ना दोस्तों, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करते हैं सत्रिया नृत्य या फिर इसको असमिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कि 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक माना जाता है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि बजट 2022 में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत थी? तो ये था दोस्तों 79.8%, यानी लगभग 80%। तो ऑप्शंस में अगर 80% भी रहा होगा तो आप इसको कर सकते हैं, अगर ऑप्शंस में लगभग लिखा गया होगा तो, या फिर ये ना देखें 80% 70% लिखा होगा तो भी 80% ही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि इस कंडीशन में दोस्तों ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसको पूरा लिखा जाता है, अगर 5 से कम रहता है तो उसको पूरा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शंस मुझे अभी तक मिल नहीं पाया है। अगर ऑप्शंस आप लोगों को याद है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों एक प्रश्न और आया था। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने मैक्सिमम क्लियरटिफाई करके ही क्वेश्चंस लाया हूँ, कम से कम 8-10 बच्चों से क्रॉस करके ही लाया हूँ, और 1 और सेकेंड दोनों शिफ्टों का है। ठीक है, 2022 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, 2011 के अनुसार तो बिहार था, लेकिन दोस्तों 2022 के अनुसार अगर आप इसको देखेंगे तो आंध्र प्रदेश आपका हो गया लिटरेसी रेट में सबसे कम। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बताइएगा आंध्र प्रदेश था कि नहीं था। ठीक है, इसको भी कंफर्म कर दीजिएगा। 2022 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? बच्चे ने सिर्फ यही बताया किस क्षेत्र में दिया गया, उसने ये नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं। 2022 में जो कि 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम मैं बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि शरद कमल को दिया गया था, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जो कि सीमा पुनिया को दिया गया था, डिस्क थ्रो से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जो कि एल्डोस पॉल को दिया गया, ट्रिपल जंप से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार अविनाश सावले को दिया गया जो कि स्टीपल चेंज के लिए संबंधित है। ठीक है, लक्ष्य सेन को दिया गया बैडमिंटन के क्षेत्र में। एच.एस. प्रणय को दिया बैडमिंटन में। अमित पंघल को दिया गया मुक्केबाजी में। निखत जरीन को दिया गया, निखत जरीन इसको कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भी है, मुक्केबाजी में। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो भक्ति कुलकर्णी को शतरंज के लिए, आर प्रज्ञा जो कि प्रज्ञानंदा को शतरंज के लिए, दीप ग्रेस एक्का जो कि हॉकी के लिए, सुशीला देवी को जूडो के लिए, साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए, नैन मोनी को जो कि नैन मोनी सकियाल ब्लाउन जो कि बाउल के लिए दिया गया है। सागर जो कि सागर ओवल, ठीक है, सागर ओवल करम लखब। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा नाम हो गया, बड़ा हो जाता है, लंबा तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है। ठीक है, एल्वेनिल वलारिवन को शूटिंग के लिए दिया गया। ओम प्रकाश जो कि मिथरवल को दिया है शूटिंग के लिए। श्रीजा अकुला को टेबल टेनिस के लिए। विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग के लिए। अंकुश को कुश्ती के लिए दिया गया है। वहीं बात करते हैं सरिता को भी कुश्ती के लिए दिया गया है। परवीन को वुशु के लिए दिया गया है। मानसी जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। वहीं बात करते हैं तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन के लिए। स्वप्रिल पाटिल को जो कि पैरा बैडमिंटन के लिए। जर्लिन अनिका को डेफ बैटिंग जो कि बैडमिंटन के लिए। ठीक है, वहीं बात करते हैं यहाँ पे
जर्लिंग अनिका को भी डेफ बैडमिंटन के लिए दिया गया है। द्रोणाचार्य, यहाँ पे अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो जीवन ज्योत सिंह को मिला है। ठीक है, जीवन ज्योत सिंह तेजा को तीरंदाजी के लिए दिया गया। मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी के लिए। सुमा सिद्धार्थ सिसुर को मिला है पैरा शूटिंग के लिए। सुजीत मान को मिला है कुश्ती के लिए। वहीं बात करते हैं दिनेश जवाहर लाट को मिला है क्रिकेट के लिए। बिमल प्रफुल्ल घोष को मिला है फुटबॉल के लिए। राज सिंह को मिला है कुश्ती के लिए। और आजीवन उपलब्धि के लिए जो कि ध्यानचंद पुरस्कार अश्वनी अंकुजी को मिला है एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो कि धर्मवीर सिंह को मिला है हॉकी के लिए। आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो कि BC सुरेश को मिला है कबड्डी के लिए। आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार नीर बहादुर जो कि कुरुंग को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो कि पुरस्कार ट्रॉस स्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो कि कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो कि लद्दाख की स्की और स्नोबोर्ड जो कि एसोसिएशन को मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया था। तो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड ने किया था। बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 9 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किया गया था, यानी नाबार्ड के द्वारा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1290 से 1296 इसका कार्यकाल था। बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जो कि खिलजी राजवंश का स्थापना के लिए माना जाता है। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में। दोस्तों ये एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन कार्यपालिका से एक क्वेश्चन आया था। कार्यपालिका की शक्ति पूछा था या फिर कार्यपालिका का क्या पूछा था, कमेंट करके एक बार बताइएगा। अगर अनुच्छेद पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 53 में जो कि इसकी शक्ति है। बात करते हैं तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका वह प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार प्रयोग कर सकेगा या फिर सकेगी। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, जो कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है इसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। बात करते हैं तो उनका वास्तविक नाम जो कि नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका के स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों, बच्चे ने एक और बताया, दोनों कंफर्म कर दीजिएगा। एक बच्चे ने बोला है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो आप कंफर्म कीजिएगा कि विवेकानंद का मूल नाम पूछा था या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा था। तो अगर जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा गया होगा तो मूल शंकर था, यानी उनका नाम क्या था दोस्तों, मूल शंकर इसको कह सकते हैं। ठीक है, मूल, ठीक है, उसके बाद शंकर। ठीक है, मूल शंकर उनका नाम था दोस्तों बचपन का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, अगर वो पूछा गया होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो झरिया कोयला क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, खदान नहीं पूछा था, आपसे क्षेत्र पूछा था, तो झरिया कोयला क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि काठ की हांडी बार बार नहीं चटती, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चालाकी से केवल एक बार ही काम निकलता है, बार बार नहीं। भारत के किस शहर में सबसे अधिक क्राइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। ठीक है, भारत के किस शहर में सबसे अधिक क्राइम है, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। 2022 में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ एक बार किस किस लोगों ने स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो भारत के अमन जो कि सहरावत ने स्पेन में अंडर से जो कि 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे। उन्होंने तुर्की के अहमद जो कि दुमान को फाइनल में 12-4 से मात दी थी। वहीं बात करते हैं भारत के रवि कुमार दहिया ने जो कि बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 57 किग्रा जो कि क्रिस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप के अंतिम पंघाल ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। तो इनमें से क्या आया था एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि जीवाणु किस समूह से संबंधित है, तो मोनेरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से एक वह कौन सा व्यक्ति है जो मंगोल के साथ साथ तुर्की से भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खान। ठीक है, तो चंगेज खान इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि जो कि प्रज्ञानंदा आर किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शतरंज से। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दीपक धर को किस क्षेत्र में 2023 में पद्म भूषण दिया गया था, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए उनको दिया गया था। वही बात करते हैं, एक प्रश्न आया था कि परमानंद में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि श्रृंखला का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है जो कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यही सब क्वेश्चंस मैंने काफ़ी जो कि डिस्कस करने के बाद इतनी रात को आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।